हाय स्टूडेंट। आज नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड सिलेबस 5.6 कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटी। कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटी यानी समान मुद्रा की विकृति। इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें ये दिखाया गया है कि यदि आपकी जो मुद्रा है, जो पोजीशन है, यदि वो करेक्ट नहीं है तो आपको कौन कौन सी विकृतियाँ या डिसेबिलिटी हो सकती है, तो इसके विषय में आज हम जानेंगे। तो यहाँ पे दिया है कि वेरियस टाइप ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटी आर डिस्कस बिलो, मतलब अनेक प्रकार के विकृतियों के बारे में हम नीचे उसके विषय में चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो उसमें दिया है फर्स्ट स्पाइनल कर्वेचर, फ्लैट फुट, नो नी, बो लेग एंड राउंड शोल्डर्स। ये विकृतियां हैं, ये हमारी डिफॉर्मिटी हैं, इसके विषय में हम जानेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पे आता है स्पाइनल कर्व यानी रीढ़ की वक्रता। स्पाइनल कर्व दिस टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी रिलेटेड टू दिस स्पाइन। ये जो डिफॉर्मिटी है, जो ये विकृति है, वो स्पाइन से रीढ़ की से जुड़ी हुई ये डिफॉर्मिटी है। दिस डिफॉर्मिटी ऑफ केस बाय द कैरिंग एक्सरसाइज एक्सेसिव वेट बियॉन्ड वंस कैपेसिटी। इसका एक केस ये भी है कि मतलब एक हाथ से किसी वेट को उठा करके लिए रखना, चलना। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्द में ये भी कर सकते हैं, वी कैन से दैट वीक मसल्स केज द फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल कर्वेचर। यानी जो हमारे स्पाइनल कर्व का जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो मसल्स जो होती हैं वो उसका वीक हो जाना, इसका एक ये भी कारण है। नेक्स्ट कह रहा है कि द नॉर्मल लंबर स्पाइन is characterized by moderate anterior hypertension curve। यानी जो नॉर्मल लंबर वर्टिब्रा है, यानी हमारे वर्टिब्रा कॉलम में जो थोरैक्सी वर्टिब्रा है और फिर उसके बाद स्पाइन कर्व वर्टिब्रा है और लंबर वर्टिब्रा है, कॉक्सिक वर्टिब्रा है। तो इस प्रकार से जो लंबर वर्टिब्रा है उसका वीक हो जाना, तो इसका व्यूज आप देखने से ही उसका पता चल जाता है कि उसके कर्व में, उसके स्पाइन में कौन सी डिफॉर्मिटी है। अब इसके डिफॉर्मिटी के कई प्रकार हैं, टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी। दीज आर टाइप्स ऑफ स्पाइनल डिफॉर्मिटी, 3 टाइप्स। ये 3 टाइप के होते हैं डिफॉर्मिटी। फर्स्ट है कियोफोसिस, लारसिस और स्कोलोसिस। ये 3 प्रकार के डिफॉर्मेटिव हैं। इसको एक एक करके हम पढ़ेंगे, उसके थोड़ा सा डीपली जाने की कोशिश करेंगे, उसके विषय में समझेंगे कि ये डिफॉर्मेटिव क्या है। वैसे आप सामान्य रूप से देखे भी हैं सारे डिफॉर्मेटिव्स को, अब जितने विकृतियां हैं उसको आप कहीं ना कहीं जरूर देखे हैं। तो ऐसे जब हम बताएंगे तो आपको थोड़ा सा समझ लेंगे कि नहीं ये डिफॉर्मेटिव्स किस कैटेगरी में आती है, किस टाइप वाली में डिफॉर्मिटी में आती है, तो उसे आप समझ लेंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे फ्यूसिस डिफॉर्मिटी के बारे में। इम्पल्स ऑफ इंक्रीज ऑफ एक्सर्गेशन ऑफ ए बैकवर्ड ऑफ पोस्टीरियर कर्व, ए इंक्रीज रिवल्जन ऑफ ए टुवर्ड कर्व। इट इज आल्सो कॉल्ड ए राउंड ऑफ अपर बैक डिप्रेशन ऑफ चेस्ट। कॉमन इज कैफेसिस। यानी कह रहा है कि इस कैफेसिस में, फ्यूसिस में, इसमें जो होता है, जो हमारा वर्टिब्रा कॉलम है यानी स्पाइन जो है, वो फॉरवर्ड कर्व उसका डिक्रीज हो जाता है। फॉरवर्ड कर्व ऐसे उसका डिक्रीज हो जाता है, यानी ऐसे उसका निकला होता है, नहीं सॉरी ऐसे, यानी उसका पोजीशन ऐसे होगा। यानी कहने का मतलब है कि ये इस तरह से होगा, उसका जो
डिफॉर्मेटिव है वो इस तरह से होगा, ऐसे करके, यानी जो उसका जो स्ट्रक्चर है पीछे की तरफ ऐसे निकला होता है, और हमारा जो चेस्ट कैविटी है वो बिल्कुल एक दूसरे से सटने की स्थिति में होता है। जैसे उसको हम इस डिफॉर्मिटी को थोड़ा सा इसका फिगर के रूप में हम दिखाना चाहते हैं, जैसे आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये डिफॉर्मिटी कैसे होती है। ये है हमारा, ये वाली डिफॉर्मेटिव है, ये इस पोजीशन में ये डिफॉर्मेटिव है, यानी हमारा जो ये वर्टिब्रा कॉलम है ये पीठ की तरफ निकल जाती है। ओके, ये हमारा लंबर वर्टिब्रा है। लंबर वर्टिब्रा थोड़ा सा चेस्ट कैविटी की तरफ ये चला जाता है। इससे क्या होता है कि अब ये हमारे चेस्ट कैविटी में थोड़ा सा अनकम्फर्ट अपने आप को फील होता है। ओके, अब इसका केस क्या है, ऐसे फ्यूसिस का जो डिफॉर्मेटिव है इसका केस क्या है? केस है कि फ्यूसिस इज केस बाय malnutrition, illness, crowded area, unavailability and pure air, insufficient exercise, rickets, carrying heavy load on shoulders, unsuitable for furniture, weak muscles, shyness among girls, habit of doing working laying toward etc. इसका मुख्य रूप से ये ऐसे फ्यूसिस जो नाम की डिफॉर्मिटी है, इसको अगर शुरू से ही ना ध्यान दिया जाए तो ये किसी को भी हो सकता है, हमको, आपको और किसी को भी हो सकता है। इसका क्या है कि जो हमारा हैबिचुअली जो वर्क करते हैं उसमें इसका मुख्य रोल होता है। कभी कभी आप जब अचानक से बीमार पड़ जाते हैं तो इसका मुख्य कारण ये भी है। और सबसे मैल्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण का। जैसे कि अपने खान पान की स्थिति में यदि उसको संतुलित आहार न दिया जाए तो सबसे पहले हड्डी की जो हमारे स्ट्रक्चर होता है उसमें चेंजेस होने लगते हैं, यानी हमारे बॉडी वेट के अनुसार। ये सिर्फ कैफिसिस जो है, ये कैफिसिस नहीं, आपके रिकेट्स यानी हड्डी का टेढ़ा मेढ़ा होना, ये भी इसके मुख्य कारण है। अब दूसरा फिर आगे कह रहा है कि कैरिंग लोड, यानी किसी भी आपको लोड ले रहे हैं तो वो आपको लोड का भी एक कारण, हैवी लोड है, उसको आप शोल्डर्स पे ले रहे हैं, इस शोल्डर पे ले रहे हैं तो डिफॉर्मेटिव का, ये कैफेसिस का ये कारण हो सकता है। और ये जो आपका अनसुटेबल फर्नीचर है, जैसे हम चेयर पे बैठते हैं या कोई भी फर्नीचर है उस पर जब हम बैठते हैं तो उसका भी एक ये कारण है। वीक मसल्स का कमजोर होना, ये भी उसका एक कारण है। साइनस हेमॉन्ग गर्ल्स, ये अधिकांशतः गर्ल्स के लिए है। हैबिट टू डूइंग वर्क, लर्निंग टू फॉरवर्ड, यानी किसी भी वर्क को अधिक से अधिक फॉरवर्ड बेंड होके यदि हम करते हैं तो ये किफोसिस की जो डिफॉर्मिटी है आप में, हम में, किसी में भी हो सकता है। ठीक है, अब इसका प्रिकॉशन क्या है? कारण तो हम समझ लीजिए, कारण ये है। इसका प्रिकॉशन क्या है, कैसे इसको हम इसके रोकथाम कैसे क्या रोक कर सकते हैं? प्रिकॉशन ये है, इफ द स्पेसिफिक प्रिकॉशन आर नॉट फॉलो, यदि हम जो बताया जा रहा है, इसके नीचे जो बताया जाएगा उसको यदि हम फॉलो नहीं करते हैं तो हम कैफेसिस के शिकार हो सकते हैं। सो टीचर एंड पेरेंट्स शुड पे स्पेसिफिक अटेंशन सो एज द अवॉइड दिस डिसऑर्डर। टीचर और पेरेंट्स इसके मुख्य, इस जो डिसऑर्डर है इसको दूर करने में टीचर और पेरेंट्स मुख्य अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। वो कैसे? कह रहा है कि डिसऑर्डर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग the should teach a period posture of sitting, standing and walking children, their posture may remain balanced। यानी कह रहे हैं कि जब भी उसको आप, उस बच्चे को या किसी भी चिल्ड्रेंस को आप जब देखते हैं, जब उसको रॉन्ग पोजीशन में खड़ा है या रॉन्ग पोजीशन में बैठा है
तो पेरेंट्स और टीचर उसको नोट कर सकते हैं कि नहीं ये पोजीशन इसलिए इट इज़ नॉट बेस्ट पोजीशन सिट देयर, आप जिस पोजीशन में बैठे हो ये अच्छा पोजीशन नहीं है, इसके पोजीशन ऐसे होते हैं, उससे बताने की कोशिश करेंगे। तो इसका प्रिकॉशन के रूप में ये भी प्रॉपर एंड एडिक्ट एक्सरसाइज नॉट ओनली हेल्प इन मेंटेन प्रॉपर पोस्चर बट आल्सो कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ क्योफेसिस। कह रहा है कि सिर्फ इसका एक्सरसाइज इसका प्रिकॉशन नहीं है, इसको आप कंट्रोल करेंगे, जितने आपकी समस्याएं हो रही हैं अपने बॉडी में उस पर कंट्रोल करेंगे तो इसका प्रिकॉशन हो सकता है। अच्छा, इसका हमने केस भी समझ लिया, प्रिकॉशन भी जान गए। अब कह रहा है कि इसके रेमेडीज क्या है, रेमेडीज क्या है इसका, तो रेमेडीज कह रहा है कि द फॉलोइंग एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्मेड फॉर द रेमेडी कैफेसिस। कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं अगर उसको हम फॉलो करते हैं तो कैफेसिस से हम अच्छे से उसका सुधार रोकथाम कर सकते हैं। तो कह रहा है कि सिट एंड चेयर, सिट इन ए चेयर दैट यू हिप शुड टच द बैक चेयर। कह रहा है कि जब आप कभी चेयर पे बैठे हों तो अपने हाथ को पीछे ले जा करके उसे पीछे वाले जो पोर्शन है उसको टच करने की कोशिश करेंगे, तो इससे भी हम अवॉइड कर सकते हैं कैफेसिस को। फिर कह रहा है ऑलवेज कीप ए पिलो अंडर योर नेक वाइल द स्लीपिंग। जब हम सोएं तो अपने नेक के पीछे यानी गर्दन के नीचे वो तकिया का उपयोग करके इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। बेंड योर हैंड बैकवर्ड स्टैंडिंग पोजीशन। कह रहा है कि बैकवर्ड जब बेंड करके अपने योर हैंड ऐसे करके हम पीछे की तरफ ये एक्सरसाइज करेंगे तो इसका भी एक मुख्य रेमेडी है। परफॉर्म धनुरासन द योजिक आसना ऑफ रेगुलरली। कह रहा है कि आसन में कई आसन है, इसमें बस नाम दे दिया धनुरासन। धनुरासन के अतिरिक्त आपका भुजंगासन है, इससे भी डिफॉर्मेटिव ये कैफेसिस डिफॉर्मिटी को हम क्योर कर सकते हैं भुजंगासन से, धनुरासन से, और कई ऐसे एक्सरसाइज हैं और चंद्रमसेन आसन से, यानी तमाम ऐसे एक्सरसाइज हैं जो तमाम। और हम एक ताड़ासन जो है, ताड़ासन को ऐसे करके हम जब जाते हैं ऊपर करके दोनों हाथ को सटा करके फिर उसको थोड़ा सा बेंड कर लेंगे, तो तमाम एक्सरसाइज हैं, इसके आसन भी हैं इसके रेमेडी के लिए। फिर कह रहा है कि ले डाउन बैकवर्ड कीप योर हैंड नियर द शोल्डर नाउ स्ट्रेचिंग अप योर आर्म। अब कह रहा है कि आप पीछे आप लेट जाएं और लेटने के बाद आप उसको सीधे अपने हाथ को ऊपर ले जाएं। ओके, तो यह भी इसका एक रेमेडी है। तो इसके कैफेसिस के हमने केस पढ़ा, प्रिकॉशन पढ़ा और रेमेडीज पढ़ा। अब इसी तरह से नेक्स्ट है हम लोगों का लॉर्डसिस क्या कह रहा है कि ठीक इसका उल्टा, यानी जो हम डिफॉर्मिटी इसके बारे में बताए हैं ठीक इसका उल्टा क्या है कि इसमें कर्व ऐसे हो जाया करता था, यानी हमारे स्पाइन का कर्व ऐसे यानी चेस्ट की तरफ बाहर की तरफ निकलता था। अब इसमें क्या करेगा कि जो हमारा लंबर वर्टिब्रा है वो हमारे पेट की तरफ निकलेगा। ओके, तो इस पे दबाव देगा। उसमें क्या होता था कि हमारे चेस्ट अनकंफर्ट थे, इसमें क्या होगा कि हमारा स्टोमच अनकंफर्ट हो जाएगा, तो इसमें चलने दौड़ने यानी इसमें दिक्कत होगी आपको। जैसे इसको हम एक बार देख लें, इसको फिगर के रूप में समझ लें, समझने में हमें आसानी होगी। ये हमारा है लॉर्डसिस, ये ठीक इसका उल्टा, यानी हमारा ये इसका कर्व ऐसे बन रहा था और इसका कर्व ऐसे करके ऐसे बन रहा है। ओके, तो इसमें हमारे चेस्ट अनकंफर्ट थे, अब इसमें क्या हमारा स्टोमच है अनकंफर्ट है। तो इसके विषय में हम जानेंगे, फिगर से बहुत कुछ समझ में आ जाता है। लॉर्डसिस इज द न्यूवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन। ये भी स्पाइन का कर्व एक तरह का कर्व है। इन फैक्ट इन दिस इंक्रीज फॉरवर्ड कर्व द लंबर रीजन। लंबर कर्व आपका इंक्रीज फॉरवर्ड आगे की तरफ इंक्रीज हो जाता है। इट्स क्रिएट प्रॉब्लम इन द स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। इसका एक प्रॉब्लम जब क्रिएट करता है जब हम स्टैंडिंग होते हैं या जब चलते हैं। दे बॉडी सीम द स्टिफ। अब ये बॉडी जो हमारे स्टिफ दिखाई देने लगती है। लॉर्डसिस कैन बी करेक्ट इन द अर्लियर एज। ये अर्लियर एज में बहुत होने का चांस होता है। ओके, अब इसका केज क्या है, केज समझेंगे। जनरली इम्बैलेंस डाइट, इम्प्रॉपर इन्वायरमेंट्स,
improper developments of muscles, obesity and disease, effective vertebrae and spine muscles are the case lordosis. लॉर्डोसिस के बहुत सारे डिफॉर्मेटी व उसके डिफॉर्मेटी के बहुत केस हैं। क्या है केस? इम्प्रॉपर इम्बैलेंस। जनरली सामान्य रूप से अधिक आप भोजन करेंगे तो आपका पेट निकलेगा, पेट निकलने के बाद कहीं ना कहीं उस पर प्रेशर बढ़ेगा, हमारे लंबर पे या हमारी स्पाइन पे उसका प्रेशर बनेगा, तो ये किसका एक कारण है। इम्प्रॉपर इन्वायरमेंट, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, यानी डेवलप ऑफ मसल्स, यानी सामान्य रूप से हमारे जो मसल्स हैं वो डेवलप कर रहे हैं, तो वो भी उसका एक कारण है। ओबेसिटी, मोटापा, आप जानते ही हैं। डिजीज ऑफ इफेक्टिंग वर्टिब्रा एंड स्पाइनल मसल्स, यानी स्पाइनल मसल्स को प्रभावित करने वाली कोई डिजीज का एक मुख्य कारण इसका हो सकता है लैरोसिस का। इसका दिया है कि इसका प्रिकॉशन क्या है? नॉट परफॉर्मिंग एक्सरसाइज एंड ईटिंग एक्सेसिव फूड एंड आल्सो मेजर केज ऑफ लैरोसिस। यानी कह रहा है कि इन एडिंग दिस केस नॉट परफॉर्मिंग एक्सरसाइज एंड ईटिंग एक्सेसिव, कह रहा है कि यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं और उसके अनुसार आप उससे अधिक भोजन लेते हैं तो इसका एक मुख्य कारण है, इस डिफॉर्मेटिव का, लॉर्डोसिस का एक मुख्य कारण है। इसका प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन वाज सो सिंपल, द बिलो बैलेंस डाइट शुड बी टेकन। जितना आपको बैलेंस डाइट है वो अच्छे तरह से लेना, संतुलित आहार लेना है। ओबेसिटी शुड बी केप्ट अवे स्पेशली एर्लियर एज। ओबेसिटी, इस एर्लियर एज में ओबेसिटी के जो स्पेसिफिक है, विशेषता है, उसको अंदर उसको बचा करके रखना है, आने नहीं देना है, उसके लिए एक्सरसाइज करना है। द बॉडी शुड केप्ट स्ट्रेच वाइल द कैरिंग वेट। जब आप किसी को जब कोई बोझ लिए हैं दोनों हाथ में या वन हैंड में, तो आप अपने बॉडी को एकदम स्ट्रेच रखें ताकि उस पर कोई प्रभाव न पड़े, यानी हमारे स्पाइन कॉर्ड पे कोई प्रभाव न पड़े। कर एक्सरसाइज इनटेक फूड शुड बी अवॉइड। एक्सरसाइज एक्सेसिव इनटेक फूड शुड बी अवॉइड। अधिक भोजन करने से बचें, अत्यधिक भोजन करने से बचें। अब इसका रेमेडी क्या है? इसके रेमेडी फॉर द रेमेडी ऑफ लॉर्डोसिस ऑफ फॉलोइंग एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म। कुछ एक्सरसाइज करके इसको हम रोकथाम कर सकते हैं। सॉरी। फर्स्ट है वाइल रिमेनिंग स्ट्रेचिंग पोजिशन बेंड अप। इसको कह रहा है कि जब हम वाइल रिमेनिंग स्टैंडिंग पोजिशन बेंड फॉरवर्ड आपको बेंड कर लेना है हिप लेवल से आपको फॉरवर्ड बेंड करके वो एक्सरसाइज करना है कम से कम 10 बार। ले डाउन योर बैक डाउन, राइज योर हैंड, लेग स्टेबिलिटी एब्सोल्युटली, यानी लेग और हाथ और पैर को दोनों को हम आगे उठा करके कम से कम 10 बार इसको करना है। इसका परफॉर्म सिटअप्स रेगुलरली, सिटअप्स रोज करना है। और इसका मुख्य आसन है हलासन। अगर हलासन हम प्रतिदिन करते हैं तो इस आसन को लॉर्डोसिस की बीमारी को या डिफॉर्मिटी को हम क्योर कर सकते हैं, इसकी रेमेडी। अब इसी तरह से आते हैं स्कोलेसिस क्या होता है? स्कोलेसिस का अंदर मुख्य रूप से हम थोड़ा सा इसको बस ओरली बता दे रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करते हैं। ओरली क्या है कि अब इन दोनों हो सकता है या कभी कभी ऐसे करके हमारे सांप की तरह हमारी रीढ़ की हड्डी, कभी लेफ्ट कोई राइट, तो ऐसे उसको हम स्कोलेसिस में ऐसे रीढ़ की हड्डियाँ हो जाती है। इसको हम देख लेते हैं, फिगर के अनुसार समझ लेते हैं। ये या तो इधर हो सकती है या सीधा हो सकती है या इधर हो सकती है, यानी या एस आकार की भी बन सकती है या सी आकार की बन सकती है। तो ऐसे में ये हमारा स्कोलेसिस नाम का जो डिफॉर्मेटिव है इसका हो जाता है। इसका भी केस क्या है? स्कोलेसिस में बाय रीजन बट मेन रीजन डिजीज इन जॉइंट्स बोन्स के जो डिजीज होते हैं इसका मुख्य कारण है अंडर डेवलप लेग, इन्फेंटिल
पैरालिसिस रिकेट्स, यानी जब कोई मनुष्य को, जब कोई आदमी को या पेशेंट को जब पैरालाइज हो जाता है या रिकेट्स नाम की जो बीमारी हो जाती है, तो इसका मुख्य कारण ये हो जाता है, कभी कभी हम अपने एडजस्ट ऐसे करने के लिए, लाइट को एडजस्ट करने के लिए, जब सपोज दैट हम बैठे हुए हैं और कहीं से कोई लाइट का प्रकाश आ रहा है, उसको हम एडजस्ट करने के लिए अपनी बॉडी को हम ऐसे कर लेते हैं या ऐसे कर लेते हैं, तो उस पर जो प्रेशर बढ़ता है तो हमारा इस डिफॉर्मेटिव का होने का चांस रहता है। इसका प्रोकेशन क्या है? प्रोकेशन बैलेंस डाइट शुड बी टेकन। बैलेंस डाइट का सब हिस्सा लेना है। जब आप स्टडी करें, जब आप बैठें तो आपको सही पोजीशन होना चाहिए, अधिक सामने या अधिक बेंड करके या दाएं बाएं बेंड करके नहीं पढ़ना है। और एवॉइड वॉकिंग इन लॉन्ग टाइम। जब आप टहल रहे हैं या कोई भी टहलने दौड़ने का एक्सरसाइज या जो भी कर रहे हैं वो अधिक समय तक न करें। यह स्कॉलरशिप का एवॉइड करने का ये प्रिकॉशन है। इसका रेमेडी क्या है? स्कॉलरशिप कैन बी रेमेडीज बाय डूइंग फॉर फॉलोइंग एक्सरसाइज। कुछ एक्सरसाइज है इसका जिसको करके हम इसके रोकथाम कर सकते हैं। पहला है बेंडिंग एक्सरसाइज शुड बी डन आप अपोजिट साइड ऑफ सी शेप कर्व। अपोजिट साइड में सी शेप का कर्व लेना है, इसको ऐसे करके, जैसे हम सी का ऐसे बनाते हैं तो ये सी शेप का जो कर्व लेना है उसको करना है। होल्ड द हॉरिजॉन्टल बार विथ हैंड एंड लेट योर बॉडी हैंड टू शेप फॉर सम टाइम। कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल बार जो होता है, अभी आप हम लोगों के हॉरिजॉन्टल बार नहीं है, हॉरिजॉन्टल बार देखे से लगा रहता है। हॉरिजॉन्टल बार पे हम उस पर अपने हाथ को बेंड करके ऐसे सीधा करके उस पर यदि रहते हैं तो ये एक्सरसाइज है। तो होल्ड द हॉरिजॉन्टल बार विथ योर हैंड, स्विम एयर बॉडी लेफ्ट एंड राइट साइड। यानी हॉरिजॉन्टल बार पे आप स्विम हो करते हैं, लेफ्ट या राइट में स्विम होंगे तो इसका एक रेमेडी, इसका भी एक उपाय है। स्विम बाय यूजिंग बैक स्ट्रोक टेक्निक। यानी जब तैराकी करते हैं तो हम बैक स्ट्रोक का जो होता है, जैसे कि हम ऐसे पानी पे सीधे लेट जाते हैं, देखते हैं तो वो सीधा तैरता रहता है, तो वो बैक स्ट्रोक का एक एक्सरसाइज है जिसको हम इस डिफॉर्मेटिव से बच सकते हैं। तो ये हमारा रहा कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज के बारे में, स्पाइनल कर्वेचर के बारे में। अब इसके बाद हम फ्लैट फुट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसे आप रिवाइज करिए। थैंक यू।